अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुरैलिश उस्मान सीरीज के सीजन 3 के वॉल्यूम नंबर 89 के पार्ट 2 के बारे में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर दें और बाकी के पार्ट्स भी कुछ ही देर में हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस एपिसोड के आगाज में सलजान खातून जहर वाला शरबत निकाल कर एक प्याले में डालते हुए कार्नेलिया से कहती हैं, यह खास तौर पर मैंने तुम्हारे लिए बनाया है मेरी बच्ची, ताकि तुम मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाओ। बिलाखिर कार्नेलिया मुस्कुराते हुए उस जहर वाले शरबत को पीना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ उस्मान साहब उस जगह के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं और वो बारकिन की तरफ देखते हुए कहते हैं जहां पर उमर बे को शहीद किया गया था। मैं वहां पर पहुंचकर उस जगह का मुआयना करना चाहता हूं और तौर में कत्ल किए जाने वाले मंगोलों की लाशों का भी मुआयना करना चाहता हूं, ताकि मैं सच्चाई के करीब हो सकूं कि असल में ये काम किसने करवाया है। कोहनूर अल्प इन तमाम बातचीत के दौरान उन दोनों के चेहरों के तासुरात पड़ रहे होते हैं। बिलाखिर बारकिन ना चाहते हुए भी उस्मान साहब का साथ देता है और नाटक करते हुए कहता है, इंशाल्लाह कल सुबह होते ही हम उस जगह पर जाकर तमाम लाशों का मुआयना करेंगे और सच्चाई दरियाफ्त करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद वो दोनों उस खेमे से बाहर निकल जाते हैं और इसी दौरान सुंगुर बे उस खेमे में दाखिल होते हैं और वो उस्मान साहब को बताते हैं कि कोशिश और तुर्गुद बे ने हम तक ये खबर पहुंचाई है कि आया निकोला बहुत ही जल्द अपने उस्ताद से मुलाकात करने वाला है। यानी कि आपका शक बिल्कुल ठीक था, इन तमाम चीजों में आया निकोला भी मुलविस है। उस्मान साहब यह सुनकर कहते हैं, तो फिर हम आया निकोला के लिए एक जाल बिछाएंगे। नाजरीन, इसके बाद आप देखेंगे कि इन्हिसार किले के गवर्नर यानी कि मैथ्यूस को जंदान खाने में कैद किया गया होता है। इसी दौरान उसके दो साथी उसे आजाद करवाने के लिए वहां पर आ पहुंचते हैं। एक साथी का नाम नीको होता है और दूसरे साथी का नाम कमांडर एंटियोनो होता है। वो तमाम पहरेदारों को मारने के बाद मैथ्यूस से बातचीत करते हुए कहते हैं, हम तुम्हें यहाँ पर आजाद करवाने के लिए आए हैं। यानी कि नाजरीन, ये उस्मान साहब के मंसूबे का एक हिस्सा होता है ताकि वो मैथ्यूस को कैद से फरार करवा सकें और फिर वो अपने मालिक से मुलाकात कर सके। और फिर बाज़ंतीनी कमांडर नीको उसे बताता है कि अगर तुम उस्मान से बदला लेना चाहते हो और निकोला का साथ देना चाहते हो तो उस्मान और उसके साथी तुम्हें कुर्तुबा गाजी के इलाके में मिलेंगे। बिलाखिर जैसे ही मैथ्यूस अपनी जान बचाकर जंदान से फरार हो जाता है तो उसके जाने के बाद वो तमाम पहरेदार वापस खड़े हो जाते हैं और फिर दूसरा कमांडर मुस्कुराते हुए कहता है, इसका मतलब ये है कि हमने जो चारा फेंका था वो मैथ्यूस ने उगल लिया है। नाजरीन, इसके बाद आप देखेंगे कि कोशिश और तुर्गुद बे मैथ्यूस के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सब कुछ उस्मान साहब की मंसूबा बंदी का एक हिस्सा होता है कि किस तरह मैथ्यूस को आजाद करवा दिया जाए और वो किस तरह आया निकोला से मुलाकात करे। और मैथ्यूस आया निकोला से मुलाकात करने के बाद जैसे ही तुर्गुद बे और कोशिश के ठिकाने का उसे बताए तो निकोला गुस्से में उन दोनों पर हमला करने के लिए अपने लश्कर को लेकर आएगा। कोशिश तुर्गुद बे से कहता है, मुझे पहले ही आया निकोला पर शक था कि वो मेरी बहन के कत्ल में मुलविस होगा। यह सुनकर तुर्गुद बे भी काफी ज्यादा गमगीन हो जाते हैं। इस पर कोशिश तुर्गुद बे को हौसला देते हुए कहता है, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं वो कभी भी वापस नहीं आते। इस तकलीफ को हमें जिंदगी भर बर्दाश्त करना होगा, लेकिन जिस इंसान ने हमें इस तक पहुंचाया है अब उससे बदला लेने का वक्त आ चुका है। दूसरी तरफ आया निकोला के सिपाही जो कि एनागोल किले की हिफाजत करने के लिए छोटे छोटे पत्थरों को एनागोल किले की दीवारों पर रखना शुरू हो जाते हैं कि जैसे ही दुश्मन इस किले को फतह करने की कोशिश करेगा तो हम उस पर पत्थरों की बारिश कर देंगे। आया निकोला ये मंजर देखने के बाद बहुत ज्यादा पुरजोश हो जाता है और फिर वो अपने सिपाहियों को शाबाशी देते हुए कहता है, बहुत खूब मेरे जवानों। अभी ये बातचीत जारी होती है कि इसी दौरान मैथ्यूस भी वहां पर आ पहुंचता है। आया निकोला मैथ्यूस को देखने के बाद हैरान और परेशान होकर पूछता है, तुम उनकी कैद से फरार होकर कैसे आजाद हो गए? मैथ्यूस यह सुनकर गुस्से में कहता है, तुम्हें यह सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कुछ जानना चाहिए तो वो ये बात है कि कोशिश और तुर्गुद ने मिलकर मेरे किले को फतह नहीं किया, बल्कि उनकी फतह में उस्मान भी शामिल था। यह सुनते ही आया निकोला गुस्से में आ जाता है और वो कोशिश का नाम पुकारते हुए कहता है, तुम बहुत ही बेवकूफ और घटिया इंसान हो कोशिश। तुमने फिर से मुझे छोड़कर उस्मान का साथ देने को तरजीह दी। और फिर आया निकोला को भी ये बात समझ आ जाती है कि इसका मतलब यह था कि गुंदूस बे को मारने का सिर्फ नाटक किया गया था। इसका मतलब यह है कि आज भी तुर्गुद बे और कोशिश उस्मान के साथ ही हैं। दूसरी तरफ जैसे ही कार्नेलिया वो जहर वाला शरबत पी
कर आराम कर रही होती है तो अचानक से उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और वो उल्टी करने की कोशिश कर रही होती है। इसी दौरान सलजान खातून भी उस खैमे में दाखिल हो जाती हैं और फिर वो सलजान खातून को देखने के बाद कहती है, सलजान वालिदा देखें मेरे साथ क्या हो गया, अचानक से मेरे मैदे में दर्द होना शुरू हो गया। नाजरीन, सलजान खातून तो पहले ही कार्नेलिया को जहर वाला शरबत पिला चुकी होती हैं और फिर वो मैरी का नाम पुकारते हुए कहती हैं, क्या तुम्हें याद है कि मैरी भी इसी तरह दर्द से करा रही थी। और फिर सलजान खातून कार्नेलिया से कहती हैं, कहीं तुमने गलती से जहर वाला शरबत तो नहीं पी लिया। यह सुनते ही कार्नेलिया की तबीयत मजीद खराब हो जाती है और वो हैरानगी से सलजान खातून की जानिब देखती है कि सलजान खातून को मेरी असलियत के बारे में इल्म हो गया। दूसरी तरफ उस्मान साहब बारकिन को लेकर जंगल में उस मकाम पर आ पहुंचते हैं जहां पर बारकिन ने झूठ बोला होता है कि यहां पर मंगोलों ने उमर बे पर हमला किया था। उस्मान साहब जेर कोताई और अपने बाकी साथियों को इशारा करते हैं कि जंगल में चारों तरफ फैल जाओ और इस जगह का अच्छी तरह से मुआयना करो कि यहाँ से कोई सबूत हासिल होता है या फिर नहीं। अगर वाकई ही में इस जगह पर मंगोलों और उमर बे के सिपाहियों के दरमियान लड़ाई हुई है तो कोई ना कोई सबूत जरूर हमारे हाथ लग जाएगा। फिर उस्मान साहब बारकिन से पूछते हैं, अब तुम मुझे ये बताओ कि दुश्मनों ने तीर किस जानिब से चलाए थे और तुम मुझे उस जगह के बारे में भी बताओगे कि जहाँ पर उमर बे गिरे थे। बिलाखिर बारकिन उस्मान साहब को झूठी कहानियां बताते हुए कहता है, उस जगह से हम पर पहला कातिलाना हमला किया गया था और उसके बाद जैसा कि आप मंगोलों के बारे में जानते हैं कि वो एक दस्ते के जरिए आगे बढ़ते हैं और फिर दूसरे दस्ते ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। यह सुनते ही उस्मान साहब जेर कोताई की तरफ इशारा करते हैं तो जेर कोताई भागता हुआ उस दरख्त की तरफ जाता है और उस दरख्त का मुआयना करना शुरू हो जाता है। फिर अचानक उसकी नजर खून पर पड़ती है जो कि सूख चुका होता है और फिर वो उस्मान साहब को बताता है कि इस दरख्त पर खून के निशानात मौजूद हैं। नाजरीन, इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही जाली दरवेश सोगोत के बाजार में पहुंचता है तो वो अपने एक साथी से मुलाकात करता है जिसका नाम इसाक होता है और सुंगुर बे भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। फिर वो अपने साथी को तमाम बातें बता रहा होता है कि किस तरह सलजान खातून पर तमाम हमला किया गया जो कि मेरे मंसूबे का एक हिस्सा था। कुछ देर बातचीत करने के बाद जैसे ही जाली दरवेश को इस बात का अंदाजा होता है कि सुंगुर बे उसका पीछा कर रहे हैं तो वो एक जगह पर पहुंचने के बाद वहां से गायब हो जाता है और वो छुपकर सुंगुर बे को जालियों में से देख रहा होता है। बिलाखिर जाली दरवेश अपने साथी के साथ मिलकर सुंगुर बे को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ उस्मान साहब उस दरख्त का मुआयना कर रहे होते हैं और फिर उस्मान साहब को इस बात पर यकीन आ जाता है कि इस दरख्त पर वाकई ही में कोई खून लगा है और वो सूख चुका है। और फिर उस्मान साहब की नजर दूसरे दरख्त पर पड़ती है जिस पर तीर का निशान होता है और फिर जैसे ही उस्मान साहब उस तीर के निशान का मुआयना कर रहे होते हैं तो वो निशान मंगोलों के तीर के निशान से मिलता जुलता होता है। यानी कि बारकिन को इस बात का अंदाजा था कि अगर उस्मान साहब को एक न एक दिन उस पर शक हो गया तो वो उस्मान साहब को बेवकूफ बनाने के लिए पहले ही अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ले। लिहाजा वो उस्मान साहब पर तंज करते हुए कहता है, क्या आपको कोई सुराग मिला या फिर नहीं। यह सुनकर उस्मान साहब गुस्से में आ जाते हैं लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहते हैं, हमें कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा लेकिन अभी तमाम सबूत मंगोलों की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। अभी ये बातचीत जारी होती है कि इसी दौरान कुछ मंगोल सिपाही उस मकाम पर पहुंचने के बाद छुप जाते हैं। जैसे ही उस्मान साहब अपनी तलवार को हाथ में थामे उस दरख्त को काट कर मजीद चीजों की तस्दीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो इसी दौरान एक मंगोल सिपाही उस्मान साहब के ऊपर तीर से निशाना लगाकर खड़ा हो जाता है। इसी दौरान जाली दरवेश अपने साथी इसाक से बातचीत कर रहा होता है और वो उस्मान साहब की तरफ देखते हुए कहता है, अगर तुम उस्मान की जगह होते इसाक तो तुम क्या करते। यानी कि क्या तुम अपने चंद सिपाहियों के साथ उस जगह पर आते जिस जगह के बारे में तुम्हें पहले ही शक हो चुका हो और तुम कुछ सबूत हासिल करने के लिए उस जगह पर तस्दीक करने के लिए जाते हो। इसाक यह सुनकर कहता है, हरगिज नहीं, बल्कि मैं तो बड़ी एहतियात के साथ उस जगह पर आता और अपने चंद सिपाहियों को अपने साथ लेने के बाद बाकी सिपाहियों को छुपा देता। जाली दरवेश यह सुनकर कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। इसका मतलब यह है कि उस्मान हमारे लिए कोई जाल बिछा कर आया है। वो चाहता है कि उस पर कातिलाना हमला किया जाए ताकि हमारी असलियत खुलकर उसके सामने आ जाए। उस्मान का यहाँ पर आने का मकसद इस जगह को तस्दीक करने का नहीं था कि उमर बे को किसने शहीद किया था, बल्कि वो हमारे लिए जाल बिछा कर आया है कि जिसने भी उमर बे को शहीद किया होगा वो सच्चाई सामने आने के डर से उस्मान और उसके साथियों पर कातिलाना
हमला करेगा। नाजरीन, यानी कि इसकी ये बात सच होती है, क्योंकि दूसरी तरफ तुर्गुत बे और कोशिश उस्मान साहब के इशारे का इंतजार कर रहे होते हैं। तो नाजरीन, यहीं पर इस एपिसोड और इस पार्ट का इख्तिताम होता है। बाकी के पार्ट्स भी कुछ ही देर में हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा कुछ ही देर में आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।